हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। इस समय हम लोग IBACIO ग्रेड 2 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर है इंग्लिश का। तो हम लोग अभी तक कुल 5 सेट लगा चुके हैं। आज करने जा रहे हैं 6वां सेट और आज का सेट भी 19 फेब का है जो कि हुआ था शिफ्ट 3 में। तो शिफ्ट 3 के बाद हम 19 फेब का भी कंप्लीट कर लेंगे। अब बचेगा 20 फेब का। 20 फेब में 3 और होंगे, तो 6 आज कर लेंगे तो 3 और बचेंगे। कुल 9 पेपर हुए थे 2021 में, ठीक है। उसके बाद ये सीधे होने जा रहा है 2024 समझ लो, क्योंकि 3 तो बीत ही गया है। तो PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे। तो PDF आपने सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उनकी जगह पर क्या होना चाहिए। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। इसमें आपको मीनिंग बतानी है किसकी, एक इडियम दिया हुआ है उसकी मीनिंग बतानी है। इडियम क्या है, एक नया सा इडियम है, पहली बार आ रहा है, लोब्स एंड फिश। लोब्स एंड फिश तो ये खाने पीने से रिलेटेड होता है। लोब्स का मतलब क्या होता है, जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड ऐसे डबल ब्रेड जो होती है ये वाली, इसी को लोफ कहा जाता है। तो लोफ्स एंड फिश मतलब फिश के साथ में लोफ। तो ये कुल मिलाकर के मटेरियल इंटरेस्ट के लिए चीज़ें दिखाते हैं। जब हम मटेरियलिस्टिक होते हैं, भौतिक वस्तुओं में या सुख सुविधाओं में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो उसी को इंडिकेट करता है लोफ्स एंड फिश। तो ऑप्शन देखो यहाँ लिखा है टू गेट समवन ड्रंक, ये नहीं होगा। मेन सपोर्ट भी नहीं होगा। टू एक्ट इन फ्रेंजीड मैनर, ये भी नहीं होगा। मटेरियल इंटरेस्ट ये हो गया, ठीक है ना। मटेरियल इंटरेस्ट एग्जाम ये हुआ, एग्जाम इसमें नहीं आएगा, ये मटेरियल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये नहीं रखना है उसमें, मटेरियल इंटरेस्ट ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का आपका दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिखा है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। मतलब कि जो अंडरलाइन किया हुआ है इसकी जगह पर अगर कुछ और आ सकता है। अब वो आएगा क्यों, अगर यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। तो पहले हम पता करते हैं कि क्या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इफ़ यस तो उसकी जगह पर क्या होना चाहिए। इफ़ देयर इज नो ग्रामेटिकल मिस्टेक तब क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। लेकिन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए दोनों ही कंडीशन में। तो चलो देखो, लिखा है कि देयर आर सम पीपल, कुछ ऐसे लोग होते हैं, हु थिंक, जिनको ऐसा लगता है। हु किसके लिए लगा, पीपल के लिए। ये आर है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेंस सही है। जिनको ये लगता है कि दे आर गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, कि वो इंसानियत के लिए, मानव समाज के लिए भगवान का गिफ्ट है, ठीक है, अच्छा सोचते हैं। तो इसमें बेटा ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई नहीं है, इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब कहोगे ग्रामेटिकल मिस्टेक क्यों नहीं है, भाई देखो जब होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक तब तो बता सकते हैं कि ये गलत है। जब नहीं होती है तो कैसे बताएं कि क्या गलत है, ठीक है। इसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती थी, अगर हु की जगह कुछ और लगा होता तो गलत हो जाता। पीपल इंसान ह्यूमन के लिए लगा है, हु तो हु लगता ही है। अच्छा, चूंकि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट फॉर्म में हु लगता है। दूसरी बात, आर प्रेजेंट में है, थिंक प्रेजेंट में है, और फिर से देखो आर प्रेजेंट में है, ठीक है। और ये दे किसके लिए लगा, इन्हीं लोगों के लिए लगा है, तो वो भी ठीक है। आखिर गलती किस में निकाल लोगे, सब तो ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको कुछ गलत लगे, अगर यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये गलत था, तो आप हमको बताइएगा, हम आपको और क्लियर कर देंगे। वैसे अब ज़रूरत नहीं है क्लियर करने की। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, ये भी एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। एरर यहाँ नो एरर भी दिया हुआ है। तो देखो इसमें किस पार्ट में गलती है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। नाइदर माई सिस्टर एंड माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, ना तो मेरा भाई और ना ही मेरी बहन, ठीक है। पहले बहन लिखा है, बाद में भाई लिखा है, एक ही बात है। ना तो मेरी बहन और ना ही मेरा भाई इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो भैया नाइदर के साथ क्या लगता है, नाइदर के साथ नार लगता है ना, आर तो लगता नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो जिसमें एंड लगा हो वो गलत होगा। एंड माई ब्रदर गलत है, नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर होना चाहिए था, तो ये पहला वाला आंसर हो गया, ठीक है ना, क्लियर। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों का गलत भी नहीं हुआ रहा होगा, आई होप सो। चौथा वाला क्वेश्चन आ जाओ। चौथे में फिर वही कह रहे हैं, एरर की बात है, ABCD दिया हुआ है, उसमें 4 पोर्शन में किसी में कहीं कोई गलती है। अच्छा, अब की बार नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो गलती आपको निकालनी ही निकालनी है। चलिए, द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स, ठीक, द सेम सेट ऑफ द फैक्ट्स।
अब ये फैक्ट्स के पहले दा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। जो फैक्ट्स का सेम सेट है, मतलब वही सेट, तथ्यों का वही सेट, कैन बी टेलर्ड टू फिट एनी प्री कंसीव्ड बिलीफ। देखो गलती तो ये हो गई कि द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स, द कहाँ लगना चाहिए, सेम सेट के पहले लगना चाहिए था, फैक्ट्स के पहले नहीं, क्योंकि फैक्ट्स को डेफिनेट नहीं कर रहे हो बल्कि उस सेट को डेफिनेट कर रहे हो, तो सेम लगाने से वैसे ही डेफिनेट हो जाता है। उसके पहले दा लगा दिया तो डेफिनेट आर्टिकल लग गया, लेकिन फैक्ट्स के पहले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए पहले वाले पोर्शन में गलत हो गया। लेकिन ए में गलत हुआ तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा डी। ये ना सोचना कि गलती ए में हो गई है, ए में है तो पहला नहीं, ऑप्शन ए वाला कहाँ दिया है, चौथे में दिया है, तो आंसर आपका क्या होगा, 4 होगा। अब ये बात समझ गए। चलिए कुछ वर्ड हैं इसमें बड़े अच्छे हैं जिनको बता देना चाहता हूँ मैं। तो कैन बी टेलर्ड, टेलर्ड समझ रहे हो ना। टेलर क्या होता है, जब आप कहीं कपड़ा सिलाने जाते हो, एक कपड़े दो तरह से जाते हैं, आप रेडीमेड खरीद सकते हो या दर्जी के यहाँ सिला सकते हो। तो जब दर्जी के यहाँ सिलाने जाते हो कपड़े के लिए, कपड़ा अपने शर्ट या पैंट के लिए जो भी आप पहनते हो, तो उसको आप दर्जी को बताते हैं ना कि ये जेब यहाँ लगाइएगा, जेब इतनी बड़ी करिएगा, ठीक है, इसमें इतने लूप लगाइएगा, कंधा यहाँ से होना चाहिए, कॉलर यहाँ से होनी चाहिए, मतलब आप उसको अपने ढंग से नाप देते हो। और रेडीमेड खरीदते हो तो अपने ढंग से तो नाप नहीं दे पाओगे। तो टेलर्ड का मतलब होता है आप उसको अपने ढंग से कस्टमाइज कर सकते हो। टेलर्ड मतलब होता है टू बी कट, टू बी सेट अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, इसको कहते हैं कस्टमाइज कर लेना, ठीक है ना। तो किसी भी फैक्ट को आप अपने ढंग से टेलर कर सकते हो, मतलब उसको टेम्पर कर सकते हो, उसको अपने ढंग से चेंज वेंज कर सकते हो, टू फिट एनी प्री कंसीव्ड बिलीफ, ठीक। प्री कंसीव्ड मतलब पहले से ही, कंसीव्ड का मतलब जो हमारे मन में है, तो पूर्व धारणा कोई होती है, उसको टेलर करने के लिए सेम सेट ऑफ फैक्ट्स को यूज किया जा सकता है, ठीक है। सेम सेट ऑफ फैक्ट्स को टेलर किया जा सकता है, थोड़ा उसमें फेरबदल करके फिट किया जा सकता है उसको, ठीक है। तो अरे ये वर्ड आपको मिल गए, और गलती क्या थी, यहाँ दा में गलती थी, चौथा वाला ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है बेटा, ये बताना है आपका इम्पर्टर्बेबल का। तो पर्टर्ब पहले देख लो, जो वर्ब है आपकी मेन वो है PURTURB, पर्टर्ब, ठीक है ना। पर्टर्ब का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान कर देना, या कोई जब एकदम से विचलित हो जाता है, एकदम से घबरा जाता है, तो पर्टर्ब हो गया। पर्टर्बेबल का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जिसको आराम से विचलित किया जा सकता है, घबराया जा सकता है, उसको परेशान किया जा सकता है, तो पर्टर्बेबल हो जाएगा। अब इसके पहले क्या लगा है, इम लगा दिया, तो इम लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये एंटोनिम हो गया, ऐसा व्यक्ति जिसको आप परेशान नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। तो अब इसके लिए आप एक वर्ड लगाओगे, मतलब इम्पर्टर्बेबल मतलब जिसको परेशान नहीं किया जा सकता। तो पर्टर्बेबल जिसको परेशान किया जा सकता है, जिसको घबराया जा सकता है, और इम्पर्टर्बेबल मतलब क्या होगा, बहुत ही शांत और स्थिर व्यक्ति होगा जिसको आप परेशान नहीं कर सकते हो, ठीक। तो इसका जो एंटोनिम होगा, एंटोनिम कौन सी मीनिंग का आना चाहिए, पर्टर्बेबल वाली मीनिंग का हमको मिल जाए तो वो हमारा एंटोनिम हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड है स्टोइकल। स्टोइक कौन होता है बच्चा, स्टोइक होता है जो सुख में, दुख में, ठीक है ना, खुशी में, गम में, बात एक ही हो गई, हार में, जीत में, नफ़ा में, नुकसान में, फ़ायदे में, लॉस में एक जैसा बिहेव करता है, ठीक है। मतलब अनअफेक्टेड ऑफ लॉस एंड गेन, अनअफेक्टेड ऑफ जॉय एंड सारो, सेम बुद्ध हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। तो ये तो अनपर्टर्बेबल का सिमिलर वर्ड हो गया। एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको बातों से एक्साइट किया जा सकता है, जिसमें जोश भरा जा सकता है, जिसमें गुस्सा डाला जा सकता है, तो ये पर्टर्बेबल हो गया। जो एक्साइटेबल है वो क्या हो जाएगा, पर्टर्बेबल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। हेल्सियन का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्सियन। हेल्सियन मतलब वही इम्पर्टर्बेबल, जो स्टोइकल होता है वही हेल्सियन होता है। ये दो सेंस में आता है, कोई व्यक्ति जो बहुत शांत प्रकृति का होता है, या नेचर के लिए लग जाता है, बहुत ही काम, बहुत शांत हो, या और बहुत हैप्पी होता है कोई, तो उसके लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे वो शांत के सेंस में आएगा और इसके लिए साइनोनिम का काम करेगा।
फ्लोरल जो होता है ना वो फ्लावर से संबंधित है, मतलब फूलों से सजा हुआ या फूलों से रिलेटेड होता है तो फ्लोरल कह दिया जाता है उसको। इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, ना साइनोनिम है ना एंटोनिम है। फिलहाल आपका आंसर कौन सा होगा? एक्साइटेबल हो जाएगा। क्यों होगा आपको समझा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6 में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 भैया। तो 6 में क्या करना है आपको? इसमें भी देखो ग्रामेटिकल एरर पकड़नी है और ग्रामेटिकल एरर निकालनी ही निकालनी है, क्योंकि कोई भी नो एरर का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो चलिए पढ़ के देखते हैं। गोइंग बाय द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट, गोइंग बाय द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट, अगर हम उन लोगों को देख कर चलते हैं जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जितने भी प्रेजेंट थे वहाँ पर लोग, उनको अगर देख के चलते हैं तो इट वॉज अपियरिंग दैट, तो इट वॉज अपियरिंग मतलब तो ऐसा लग रहा था कि द सेमिनार वाज अ ह्यूज सक्सेस, कि ये जो सेमिनार था वो बहुत ही सफल रहा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ भी वाज लगा हुआ है और यहाँ भी वाज लगा हुआ है, यानी कि पास्ट की बात है। और अपीयर की कंटिन्यूअस टेंस नहीं होती है। अपीयर क्या है? नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। ऐसे ही कुछ वर्ब सीम है, अपीयर है, कभी कभी लुक यूज हो जाता है नॉन कंटिन्यूअस में। जो पजेशन की वर्ब होती है वो नॉन कंटिन्यूअस होती है। जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम पजेसिंग अकार, ये गलत हो जाएगा। आई एम हैविंग अकार, ये नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही द वेजिटेबल इज अपीयरिंग टू बी फ्रेश, जो सब्जी है वो बहुत फ्रेश लग रही है, ये गलत हो जाएगा, अपीयरिंग नहीं, ये नॉन कंटिन्यूअस है। और वाज अपीयर्ड की जगह ये क्या होना चाहिए? इट अपीयर्ड। ठीक है, इट अपीयर्ड नॉन कंटिन्यूअस है। ठीक, और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो जो हमारा टेंस का वीडियो है उसमें एक अलग से वीडियो बना हुआ है, पूरे प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसमें लिखा होगा नॉन कंटिन्यूअस वर्ब या ऐसी वर्ब जो कंटिन्यूअस में नहीं यूज होती हैं। तो वहाँ आपको पूरी मतलब इस तरह के वर्ब की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो गलती किस में हो गई? गलती हो गई आपके इस थर्ड वाले में। ठीक है, अब चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो भैया देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको? तो इसमें देखो ये वाला पोर्शन अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ लिखा है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। स्टेटमेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ लिखा है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। मतलब ये है कि जो ब्रैकेटेड पार्ट है अगर वहाँ करेक्शन की गुंजाइश हो तो देखना है कि इसमें से क्या होगा। अगर करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, अगर वो एकदम से ठीक है, तो फिर हमारा ये तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को पढ़ना तो पड़ेगा। चलो पढ़ के देखते हैं। ही डिड एक्सेप्शनली वेल इन द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम में एक्सेप्शनली वेल मतलब क्या हुआ? एकदम बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम में परफॉर्म किया। क्यों? कारण क्या है? बिकॉज ही हैड ट्यूटर्ड ऑल वीक, पूरे सप्ताह ही हैड ट्यूटर्ड, उसने ट्यूशन दिया था। अब ये बताओ, जिसने एग्ज़ाम दिया वो ट्यूशन देगा कि वो ट्यूशन लेगा? उसको ट्यूशन पढ़ाया जाएगा कि उसने ट्यूशन पढ़ाया? अभी जो सेंटेंस लिखा है, क्योंकि उसने सप्ताह भर, ठीक है, ट्यूशन दिया था, ट्यूशन पढ़ाया था, इसलिए उसका एग्ज़ाम बहुत एक्सेप्शनली वेल गया। तो ये तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि उसने सप्ताह भर ट्यूशन पढ़ा था, उसको पढ़ाया गया था। तो ये सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए, क्योंकि ही हैड बीन ट्यूटर्ड। क्या होना चाहिए? क्योंकि ही हैड बीन ट्यूटर्ड, क्योंकि उसको सप्ताह भर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। तो हैड बीन ट्यूटर्ड कहाँ है? यहाँ लिखा एज ही हैड बीन ट्यूटर्ड। ये एज जो है वो बिकॉज की जगह काम करेगा। ठीक है, एज है, बिकॉज है, सिंस है और फॉर है, ये क्योंकि की तरह यूज होते हैं। यहाँ होगा एज ही हैड बीन ट्यूटरिंग। अगर हम हैड बीन ट्यूटरिंग कर रहे हैं तब तो वो फिर एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, जो कि होना नहीं है। एज ही हैड ट्यूटर्ड, अच्छा ही हैड ट्यूटर्ड, वही तो बात अभी कह रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में नहीं होना चाहिए, तो ये एक्टिव वॉइस में आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो फिर आपका आंसर कौन सा हुआ? पहला वाला आंसर हुआ, वही पैसिव में है, ये लगा आपका एज ही हैड बीन ट्यूटर्ड ऑल वीक। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आते हैं। अब आपका क्वेश्चन है 8। तो क्वेश्चन 8 में क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ साइनोनिम बताओ आप। साइनोनिम किसका बताना है? बेनिश का। अब बेनिश का मतलब क्या होता है बच्चा? जरा देखना। बेनिश का मतलब होता है ना घर से निकाल देना, किसी को वनवास देना। जैसे भगवान राम को वनवास, हालांकि उनके पिताजी का मन नहीं था, लेकिन पूरे क्रिया मतलब पूरा जो हुआ था उसको देखें तो इसका मतलब हुआ कि उनको वनवास भेजा ही गया था, वो अपने मन से तो नहीं गए थे वनवास देना।
या किसी को निकाल देना देश से, घर से, ठीक है, या बिरादरी से, ये क्या हो गया, निकाल देना हो गया। चलिए तो इसका साइनोनिम बताओ। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार कर लेना, तो ये तो अपोजिट हो गया, किसी को निकाल देना और स्वीकार कर लेना अपोजिट हो जाएगा। पेरिश का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पर। डिपोर्ट का मतलब क्या होता है, डिपोर्ट का मतलब होता है निष्कासन या किसी को निकाल देना, तो ये आपका साइनोनिम हो गया। और परसिस्ट का मतलब क्या होता है परसिस्ट का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना। अड़े रहना समझ रहे हो ना, हमने कह दिया कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो फिर निकलता है, हम नहीं मानेंगे किसी की, तो ये हो जाता है परसिस्ट, ठीक है, अपनी बात पर अड़े रहना, अटल रहना, अडिग रहना, तो वही होता है फर्म रहना, एकदम डिटर्मिन्ड रहना, हम अपनी बात से बदलेंगे नहीं। तो आंसर क्या हो गया इसका, डिपोर्ट हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। ठीक, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कैब से रिलेटेड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। लिखा है मैरिज आउटसाइड वंस ट्राइब। ट्राइब का मतलब क्या हुआ, अपना समाज, अपना समुदाय। तो अपने समाज और अपने समुदाय के बाहर, अपनी कम्युनिटी के बाहर जो लोग शादी करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो पहले कुछ वर्ड देख लो। गेमी का मतलब क्या होता है, शादी, ये मैरिज के लिए लगा है, चारों में गेमी लगा हुआ है। पोली का मतलब क्या होता है, बहुत, तो पोलीगेमी का मतलब बहुविवाह, मतलब एक से ज़्यादा शादियाँ जिस समाज में होती हैं उसको कहा जाता है पोलीगेमी या बहुविवाह की प्रथा। एंडोगेमी का मतलब क्या हुआ, एंडो मतलब भीतर होता है, अपने समाज के भीतर अगर शादी करते हैं तो एंडोगेमी होता है, इसको अंतर्विवाह कहते हैं। एक्सोगेमी का मतलब क्या हुआ, बाहर, तो अपने समाज के बाहर, अपनी कम्युनिटी के बाहर अगर आप शादी करते हैं, विवाह करते हैं तो क्या होता है, एक्सोगेमी। तो यही है, अपनी ट्राइब के आउटसाइड अगर आप शादी करते हैं तो वो हो गया एक्सोगेमी। ठीक है, एक्सोगेमी मतलब विवाह कम्युनिटी, समुदाय, बिरादरी के बाहर कर दिया आपने। अब पूछोगे ऑटोगेमी क्या होता है, तो ऑटो में नहीं होता है सेल्फ, तो खुद से शादी कर लेना नहीं, एक्चुअली ये बॉटनी का वर्ड है। बॉटनी में देखो आपने पढ़ा होगा पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा, तो फूल होते हैं तो एक बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फूल होते हैं। अगर कोई ऐसा पुष्प है, कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, मतलब उसी फूल का जो परागकण होता है, उसी फूल का जो स्पर्म होता है उसी के स्टिग्मा पर पड़ जाता है, तो उसी मतलब एक फूल में आंतरिक अगर पोलिनेशन हो जाता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोगेमी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, आपको अरेंज करना है। ये एक सेंटेंस के पार्ट्स दिए हुए हैं जो क्रम में नहीं है, इन्हें क्रम में करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ। तो हमें पढ़ना होगा, चलिए देखिए यहाँ से लिखना है कि दैट हैव सीन, दैट हैव सीन से स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि दैट से स्टार्ट नहीं होता। दैट हैव सीन अ सर्ज इन इंटरेस्ट इन, तो ये एंड भी नहीं हो सकता क्योंकि इन लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, और लिखा इज दैट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आगे लिखा है वन ऑफ द फ्यू परसूट्स, ये हमको स्टार्टर मिल गया। आगे लिखा है दीज अदरवाइज ट्राइंग टाइम्स, तो सी से स्टार्ट, देखो चार के चारों में सी 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 में चारों सी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये देखना है कि सी के बाद बी ए क्या लगाना है, तो देखो यहाँ पे इन लगा हुआ है, इन से एंड तो नहीं हो सकता, मतलब ये वाला चौथा तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता। अब देखना है कि डी से एंड होगा या बी से एंड होगा। सेंटेंस का कनेक्शन देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं और इसको क्लियर करके हम आपको ले चलते हैं। देखो यहाँ लिखा है वन ऑफ द फ्यू परसूट्स। अब यहाँ लिखा है कि दैट हैव सीन, तो ये जो दैट के बाद हैव लगा है, दैट कहाँ लग सकता है, ये दैट कहाँ लगा सकते हो, एजुकेशन के बाद दैट लगा सकते हो। तो अगर हम एजुकेशन के बाद दैट लगाते तो हैव ना लगता, क्या लगता, हैज लगता। ठीक है ना, तो और ट्राइंग टाइम्स, ट्राइंग अदरवाइज ट्राइंग टाइम्स, टाइम्स के बाद ये लगाना नहीं है हमको। तो अब ये परसूट्स है, परसूट्स क्या होगा, पैसिव परसूट्स जो है, इसके बाद अगर हम दैट लगाते हैं तो हम हैव लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, दैट हैव, तो इसका मतलब हुआ कि परसूट्स के साथ हम ए लगा दें, तो सी के बाद ए लगाना पड़ेगा। हमारे पास सी के बाद ए यहाँ पर है और सी के बाद ए यहाँ पर है। अब ये ए के बाद क्या लगाना होगा, तो ए के बाद लिखा है यहाँ पे इज इंटरेस्ट इन, इन के बाद इज लगाओगे नहीं, इन के बाद क्या होगा, इन दीज अदरवाइज ट्राइंग टाइम्स, तो इन के बाद दीज लगा पाओगे, ए के बाद डी के अलावा और कोई चांस नहीं है। तो ए के बाद डी कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो
तो CAD यही मिल पा रहा है तीनों कनेक्शन में, तो ये आपका आंसर कौन सा हो गया, दूसरा वाला हो गया। ठीक है ना। चलिए, एक कनेक्शन था, एक लिंक था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये खाली जगह दी हुई है, पढ़ो जरा। लिखा हुआ कि दे वर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ लुक, ये भाग्यशाली थे वो लोग कि उनको एक नज़र, एक झलक देखने को मिली, गेट अ लुक एट द डैश मैंसन। मैंसन का मतलब क्या होता है, हवेली होती है, राजा के महल वहल जैसे होते थे या बड़े जमींदारों का जो घर होता था, हवेली है वो, एक विला टाइप का होता है, बहुत बड़ा घर होता है राजा के महल की तरह। तो वो हवेली को, महल को देख पाए। अब महल के पहले एक एडजेक्टिव लगाना है, फ्रॉम द इनसाइड इन द पॉशेस्ट एरिया ऑफ द सिटी। तो एक पॉश एरिया होती है, जहाँ सुने होंगे पॉश एरिया। पॉश एरिया का मतलब जहाँ बहुत VIP टाइप के लोग रहते हैं, तो वो उसको कहते हैं। शहर के एक पॉशेस्ट एरिया है, मतलब सबसे पॉशेस्ट, जो सबसे पॉश एरिया जो होती है, उसमें एक हवेली है, उसको अंदर से देख पाने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब उस हवेली के लिए द डैश मैंसन, तो हवेली के लिए, उस महल के लिए एक सुटेबल वर्ड आपको लगाना पड़ेगा। एडजेक्टिव में क्या लगा पाओगे, तो इंडोलेंट लिखा हुआ है। इंडोलेंट हवेली के लिए लग ही नहीं सकता। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है ना, लेजी टाइप का आदमी होता है, कामचोर होता है, काहिल होता है। एक इंसोलेंट लिखा है, इंसोलेंट का मतलब होता है ढीठ। ये वर्ड सुना होगा ना, ढीठ का मतलब क्या होता है, जिसको मतलब एक बार डांट के भगा दिया फिर आएगा, फिर मार के भगाया फिर आएगा, तो वो ढीठ होता है, बेशरम और निडर जो हो जाता है उसको ढीठ कहते हैं। वैसे ढीठ वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये भी मतलब मकान के लिए दोनों वर्ड नहीं लग पाएंगे। ओपुलेंट का मतलब वैसे ये दोनों के लिए लगता है। ओपुलेंट अगर आदमी के लिए लग जाता है तो बहुत अमीर होता है, बहुत रिच के लिए लगता है। अगर किसी थिंग के लिए लग जाता है तो बहुत आलीशान, शानदार, मतलब जिसमें बहुत धन दौलत वाली चीज़ें, बहुत शान शौकत वाली चीज़ें रखी होती। मैंसन के लिए, हवेली के लिए लगाए होंगे तो बहुत ही समृद्ध हवेली थी, उसमें बहुत मतलब बहुत महंगी महंगी चीज़ें लगी हुई थी। तो मैंसन के लिए ओपुलेंट लगा सकते हो। विनिवोलेंट परोपकारी होता है, तो हवेली तो परोपकारी होगी नहीं। इसमें से जो 4 वर्ड हैं उनमें से ये हवेली के लिए नहीं लगेगा, ये मैंसन के लिए नहीं लगेगा और ये मैंसन के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि ये तीन के तीनों चीज़ें पर्सन के लिए लगती हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए लगती हैं, और ये पर्सन और थिंग दोनों के लिए लग सकता है। तो यही ओपुलेंट लगा पाओगे और किसी के लिए आपके पास कोई चारा नहीं है। चलिए आगे आ जाओ, 13 नंबर पे देखें। 13 में आपको फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब ये भी एक ही सेंटेंस है, पैराग्राफ नहीं है ये। तो यहाँ देखते हैं कि क्या हमको कोई लिंक मिल पाता है। लिखा रिएक्टेड, रिएक्टेड से तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। रिएक्टेड कलेक्टिवली, सब लोग सामूहिक रूप से रिएक्ट करते हैं। टू निप दिस इन द बड, निप दिस इन द बड का मतलब हुआ कोई चीज़ शुरुआत में। निप इन द बड एक इडियम है, कोई चीज़ शुरुआत में, खासतौर से बुराई के लिए यूज़ किया जाता है कि स्टार्टिंग में ही उसको नोच दिया, मतलब क्या हुआ, वो शुरुआत होने के पहले ही ख़त्म कर दिया। दैट आर फार मोर स्ट्रिंजेंट दैन, ये भी नहीं स्टार्ट कर पाएगा। फिर यहाँ लिखा है कि व्हाट वी कुड हैव गॉटन अवे विद, जो कुछ जो हम दूर कर सकते थे। आगे लिखा है कि हैड द वर्ल्ड, हैड द वर्ल्ड मतलब क्या, अगर ये दुनिया। अच्छा, तो यहाँ पे लगाओ रिएक्टेड, क्योंकि हैड द वर्ल्ड के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, सी के बाद ए लग गया, याद रखिएगा, एक कनेक्शन हमको मिल चुका है। आगे लिखा है कि टुडे वी विल नीड सोशल आइसोलेशन मेथड्स, आज हमें सोशल आइसोलेशन मेथड्स की ज़रूरत है। ये स्टार्ट करेगा, यहाँ से डी स्टार्ट करेगा, तो डी से चारों में स्टार्ट हो रहा है। अब क्या करें भैया, डी से चारों में स्टार्ट हो रहा है। अब सी ए देखो, किसमें ए सी का, सी ए का कम्बिनेशन मिल रहा है, तो सी ए इसमें नहीं मिल रहा, बी ए मिला, इसमें ए सी मिल रहा, नहीं चाहिए ए सी हमको, यहाँ भी ए सी है, ए सी नहीं चाहिए भैया, सी ए चाहिए, तो पहला वाला आंसर होगा। तो 13वें में पहला वाला आंसर हो जाएगा, सी ए लगेगा। सी ए के वजह से हमारा कनेक्शन बन गया, क्योंकि यहाँ हैड लगा हुआ था, यहाँ रिएक्टेड लगा है, तो हैड द वर्ल्ड के बाद रिएक्टेड कलेक्टिवली ही लगाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताना है आपको, साइनोनियम बताना है। किसका साइनोनियम है भैया, विलिफिकेशन का। अब विलिफिकेशन का मतलब बताओ, जानते हो कि नहीं जानते हो, नहीं जानते होगे ना, एक नया नया वर्ड लग रहा है हमको भी, और कम, मतलब एसएससी की प्रैक्टिस सेट में ये वर्ड बहुत कम मिलता है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। मुझे याद नहीं कि हम इसको पहले कब देखे थे।
तो विलिफिकेशन का मतलब होता है ना गालियाँ, गोलियाँ ना समझिएगा, गालियाँ हैं, ठीक है। और इस ससुराल की गालियाँ नहीं हैं, दुश्मनों की गालियाँ हैं, ठीक है। तो किसी को गालियाँ देना या गालियों से रिलेटेड होता है, एक तरह से कह सकते हो ना, गालियाँ किसी को देते हो तो अपमान, ये दोस्त वाली नहीं, ये किसी को गाल दिया देते हो तो उस पर अपमान उसको लगाते हो, उस पर क्या करते हो, कालिख, एक तरह से कलंक लगाना, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। अब एसर्शन है, एसर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर दे के कहना, एम्फेसाइज्ड वे में कोई बात कहना, जोर देकर कहना, ये हो गया। एम्फेसाइज्ड वे में कोई बात आप कह रहे हो। एस्पर्शन, एस्पर्शन का मतलब क्या होता है, किसी पर कलंक लगाना, किसी पर कालिख लगाना, मतलब एक तरह से किसी पे आरोप लगाना, ठीक है। ये चलो मैं लिख देता हूँ, आरोप लगाना। आरोप अच्छे, मतलब अच्छे काम के लिए तो आरोप लगता ही नहीं है, आरोप तो बुरे काम के लिए लगेगा। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, वेरी से बना हुआ है भिन्नता होना, जैसे डिफरेंशिएशन, डिफरेंस होता है। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाई क्या होता है, RECTIFY, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, करेक्ट करना, किसी चीज़ को सुधार करना, उसमें रिफॉर्म करना, इम्प्रूव करना होगा, तो ये हो गया रेक्टिफाई। तो रेक्टिफिकेशन, अब देखो रेक्टिफिकेशन अच्छा काम हो जाएगा, वेरिएशन में डिफरेंस हो जाएगा, लगेगा नहीं, अब जोर दे के कहना नहीं होगा। निगेटिव में क्या लग रहा है, किसी के ऊपर हम कालिख लगाते हैं या आरोप लगाते हैं, किसी को कलंकित करते हैं, तो मतलब गालियां देना, अपमान करना और कलंकित करना, ये करीब करीब लग सकता है। तो इसमें जो साइनोनिम की गुंजाइश बन रही है वो किसकी बन रही है, ये बन रही है एस्पर्शन की। ध्यान रखिएगा, एक एस्पर्शन इससे कुछ मिलता जुलता है, एग्जैक्टली तो नहीं मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव सेंस में, बाकी सब पॉजिटिव में, नेगेटिव सेंस में एक वही वर्ड जा रहा है, ठीक है। गालियां देना या किसी के ऊपर, किसी को अपमानित करना, वो करीब करीब एक ही जैसा हो जाता है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 में क्या है देखो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। और वर्ड सारे के सारे एक ही है बच्चा, तो सारे के सारे एक ही वर्ड है। तो इरिवरेंस, तो पहले रिवरेंस देखो, रिवर, REVER, ये नदी वाला रिवर नहीं है, ये सम्मान वाला रिवर। REVER, रिवर मतलब क्या होता है, सम्मान। अब इससे नाउन बनाओगे तो क्या लग जाएगा, ENCE लग जाएगा। तो रिवरेंस का मतलब क्या होता है, रिवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है, सम्मान हो गया। इरिवरेंस लगाने का मतलब इसके पहले एक I और R और लगा दो, तो IRR हो जाएगा। तो RANCE नहीं होगा, रिवरेंस में पूरा का पूरा ई ही लगा, REVERENCE फिर से। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है वही वाली स्पेलिंग जो हम वहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे देखो V के बाद A लगा दिया, यहाँ पे Y के बाद A लगा दिया, R के बाद भी A लगा दिया, तो A इसमें है ही नहीं, रिवरेंस में केवल E ही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, रिवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, तो इरिवरेंस का मतलब क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट, यानी कि अपमान हो जाएगा, ठीक। दो वर्ड मिल गया अपमान का, इसके थोड़ी देर पहले भी एस्पर्शन भी मिला था किसी का अपमान करने के लिए, दो वर्ड मिले। चलिए आगे आते हैं, 16 नंबर में देखें क्या दिया हुआ है। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें भी वही करेक्शन वाली मामला आ गया। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, अगर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो नो करेक्शन, अदरवाइज ढूंढो इसमें करेक्शन। ऑप्शन भी दिया है ना नो करेक्शन की, तो हो सकता है नो करेक्शन हो सकता है कि करेक्शन करना पड़े। नो सूनर डिड वी एडवाइज, अब यहाँ जब डिड लगता है बच्चा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगती है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बस इतना करना है। आगे लिखा एट द एयरपोर्ट देन वी गॉट इनटू एन आर्गूमेंट विद द कैब ड्राइवर। गॉट इनटू आर्गूमेंट का मतलब कि वह झगड़ा हो गया कैब ड्राइवर से, जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचे वो कैब ड्राइवर से झगड़ा हो गया। तो दोनों पास्ट में होगा, डिड का तो ठीक है लगना, नो सूनर से स्टार्ट करोगे तो नेगेटिव से स्टार्ट करोगे, इन्वर्जन होगा तो हैड या डिड इस तरह का कुछ पहले आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। नो सूनर डिड ठीक है, तो यहाँ नो सूनर डिड लगा है, ठीक है, तो अराइव्ड नहीं होना चाहिए, नो सूनर डिड वी अराइव हो जाएगा, ठीक। नो सूनर दैन, अब यहाँ ये नहीं लगता जी, दूसरा कनेक्शन जब सेंटेंस जोड़ोगे तब लगेगा, यहाँ लगा हुआ है दैन, और नो करेक्शन हो नहीं सकता। नो सूनर हैड, अच्छा हैड तो लग सकता था, लेकिन जब हैड लगता तो ये अराइव्ड लगना चाहिए था, तो इस वजह से ये भी नहीं लगा। चांस तो था हैड लगने का, पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती तब वो हो पाता। अब आपके पास एकमात्र चांस यही है, फर्स्ट वाला लगा लो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में देखें। 17 में क्या कह रहे हैं, देखो 17 में फिर वही स्पेलिंग की बात है, स्पेल करेक्टली। तो कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग एकदम से ठीक ठीक लिखी हुई है।
तो इसमें देखो इम्पूडेंट लिखा हुआ, तो पहले देख लो इम्पू क्या होता है, इम्पू होगा, उसके बाद DENT, ध्यान रखना DENT डेंट होगा, इम्पूडेंट ढूंढो। यहाँ ANT लगा हुआ है, नहीं होगा। इसमें T नहीं लगा हुआ है, ये नहीं होगा। इसमें DAN लगा हुआ है, नहीं होगा। इम्पूडेंट यही एक चौथा वाला सही है। और इम्पूडेंट का मतलब याद करो, अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड हमने बताया था इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, ढीठ। उस समय भी मैंने यही बताया था, ढीठ। तो इंसोलेंट और इम्पूडेंट दोनों एक दूसरे के 100% साइनोनिम होंगे, ठीक है ना। चलें आगे, आगे चलो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो ये खाली जगह दी हुई है, आप पढ़ो। वीमेन हैव कंस्टेंटली बीन, जो महिलाएं हैं, जो औरत हैं, हैव कंस्टेंटली बीन, वो लगातार है बीन, वो क्या की गई हैं, डैश टू सेकेंडरी पोजीशन। सेकेंडरी पोजीशन मतलब उनको कभी प्राइमरी पोजीशन पर रखा ही नहीं, हमेशा ढकेल के सेकेंडरी पोजीशन पे। इन दिस मेन ड्राइवन सोसाइटी, मेन ड्राइवन सोसाइटी मतलब क्या, पुरुष प्रधान समाज में औरतों को हमेशा सेकेंडरी पोजीशन पर ढकेल दिया गया है, हमेशा ढकेला गया है। अभी देखो ये लिखा है लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब एकदम मुक्ति देना, आज़ादी दे देना, ये तो किया नहीं गया है उनको। आर्बिट्रेटेड का मतलब क्या होता है, मध्यस्थता करना। जैसे पंचायत होती है, तो पंचायत में जो मध्यस्थता करता है उसको कहते हैं आर्बिट्रेटेड। 2 हो गया। रिलीगेटेड होता है एक वर्ड, तो रिलीगेटेड का मतलब होता है ना डिपोर्टेड। अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिपोर्ट से कुछ वर्ड पढ़ रहे थे ना। डिपोर्ट का मतलब किसी को निकाल देना, ठीक है, समाज के बाहर कर देना, डिपोर्टेड था। एक वर्ड इसी का था बैनिश्ड, इसी के साइनोनिम में वो आया था। और एक वर्ड हो सकता है एग्जाइल्ड, हो सकता है, ये एग्जाइल्ड लग गया, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड, एक्सपेट्रिएट लगा सकते हो, तो जब किसी को निकाल देते हैं। अब एक वर्ड आ गया सिरेटेड। तो सिरेटेड का मतलब जानते हो, सिरेटेड मतलब होता है दांतेदार। अब कभी चाकू वाकू आप लोगों ने कोई ऐसी चाकू देखी होगी, जैसे मान लो मैं आपको ऐसे एक चाकू बना दे रहा हूँ, ठीक, ऐसे है, ऐसे मान लो, और इसमें ऐसे 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 दांते बने होते हैं, तो इस तरह का होता है दांतेदार। तो ये तो कहीं लग नहीं सकता और ना ही ये दोनों लग पाएंगे। तो अब ये रिलीगेटेड का मतलब होता है डिपोर्टेड, या मतलब दूसरे स्थान पर ढकेल के कर देना, बैनिश्ड मतलब निकाल के या एग्जाइल करके। तो यही रिलीगेटेड ही आ पाएगा यहाँ पे, और बाकी पहले दूसरे चौथे में कोई चांस नहीं है, ठीक है। रिलीगेटेड हो गया, ढकेल के निकाल दिया, ढकेल के बाहर कर दिया, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब आ जाओ अपने 19 नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये रहा 19 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ कह रहे हैं कि जो ये वर्ड दिया हुआ है उसका क्या बताना है आपको, सेम एज। सेम एज, अब एलियन क्या होता है, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, एलियन का मतलब वो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी है, ठीक है, मंगल ग्रह का प्राणी, उसको आपने एलियन समझा। तो एलियन देखो दूसरे ग्रह का हो, केवल यही नहीं होता। एलियन का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके लिए अपरिचित है, अनजान है, दूसरे राज्य का हो सकता है, दूसरे गांव का भी हो सकता है, दूसरे देश का भी हो सकता है, या दूसरे ग्रह का भी हो सकता है। अगर होता होगा तो एलियन मतलब बाहर से आया हुआ है, बस ये समझ लेना, ठीक है। लोकल का मतलब क्या हुआ, वहीं का है, तो ये तो एलियन होगा नहीं। नेटिव का मतलब क्या होता है, मूल निवासी होगा, ये भी वहीं का होगा। और बेसिक का मतलब ये तीनों तो वहीं के हो जाएंगे। और फॉरेन का मतलब क्या हो गया, बाहरी हो गया। और एलियन मतलब भी मैंने यही कहा था, बाहरी होगा। तो एलियन का साइनोनिम कौन सा हो गया, फॉरेन हो गया। आई थिंक ये आप लोगों का गलत भी नहीं हुआ रहा होगा, ये सबका सही रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है जो 2 पेज पे है। अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और अरेंजमेंट में देखो यहाँ S1 PQ बस इतना ही मिल पाएगा, आगे दूसरे पेज पर मिलेगा। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं, शुरुआत से हम लोग यहीं से करेंगे। विजुअल रिकॉग्निशन, विजुअल रिकॉग्निशन S1 वाला फिक्स है, S1 और S6 फिक्स हैं, PQRS आपको सेट करना है। तो S1 से कुछ तो हेल्प मिलेगी हमको। देखो लिखा है विजुअल रिकॉग्निशन। विजुअल रिकॉग्निशन तो हम जब किसी को देख कर पहचानते हैं, ठीक। विजुअल रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग ऑफ मेमोरीज। मतलब हुआ कि हम किसी को कभी देखे थे, तो उस मेमोरी को क्या करता है आदमी, स्टोर करता है। दोबारा देखते हैं तो क्या होता है, उसको रिट्राइव करता है, उस मेमोरी को जो हमने स्टोर कर रखी है। आपको देखा, हमारे आपकी मेमोरी हमारे दिमाग में स्टोर है, जब दोबारा देखेंगे तो वो दोनों मैच कर देंगे, उसको रिट्राइव कर लिया जाता है जो मेमोरी है। तो कभी आदमी कहता है ना कि कभी आपको देखा है ऐसे, और अक्सर देखेंगे तो बार बार रिट्राइव होते होते वो फेमिलियर हो जाता है। तो ये इन्होंने
शुरुआत में कहा। आगे देखो क्या लिखा है, साइकोलॉजिस्ट ऑफ द गेस्टाल्ट स्कूल। गेस्टाल्ट स्कूल मतलब साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, एक मतलब इस तरह के साइकोलॉजिस्ट थे, उन लोगों का ये मानना था, मेंटेन मतलब ये उन लोगों का मानना था कि ऑब्जेक्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ होल इन अ पैरेलल प्रोसीजर। उनका ये मानना था कि जो ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम देखते हैं रिकॉग्नाइज्ड एज अ होल, वो संपूर्ण रूप में मतलब एक पैरेलल प्रोसीजर के जरिए संपूर्ण रूप में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा, उसका कोई पार्ट नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये पी वाला हो गया। अब आगे देखो, अभी तो हमको इससे कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं मिला। आगे लिखा कि न्यूरल एक्टिविटी। न्यूरल एक्टिविटी में जो हमारी नर्व्स करती हैं, जो हमारी तंत्रिकाएं करती हैं, न्यूरल एक्टिविटी ट्रिगर्ड बाय द आइज। आंखें कुछ देखेंगी तो न्यूरल एक्टिविटी ट्रिगर हो जाएगी। आगे लिखा है फॉर्म्स एन इमेज, वो एक इमेज तैयार करती है इन द ब्रेन्स मेमोरी सिस्टम दैट कंस्टिट्यूट्स एन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द व्यूड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आपने देखा है उसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, आंतरिक उसका रिप्रेजेंटेशन वो जो नर्व्स हैं आँख की वो तैयार कर लेती हैं, जो मेमोरी सिस्टम में इमेज बना देती हैं। ठीक है, तो ये है रिप्रेजेंटेशन, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, ये लिंक यहाँ पे हमको मिला। अब और आगे बढ़ते हैं, पी क्यू हो गया। आर और एस देखो, आर में लिखा है कि कंट्रोवर्सी सराउंड्स द क्वेश्चन ऑफ वेदर रिकॉग्निशन इज अ सिंगल वन स्टेप प्रोसीजर और अ सीरियल स्टेप बाय स्टेप वन। तो कंट्रोवर्सी इस बात की है कि जो हमारा रिकॉग्निशन है, जो हमारी पहचान की प्रक्रिया है, वो सिंगल वन स्टेप प्रोसीजर है, मतलब एक बार में ये काम हो जाता है, या दिमाग उसमें सीरियल बाय सीरियल कई काम करता है, स्टेप बाय स्टेप कई काम करता है। तो ये आई थिंक S1 के बाद हमको R लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये बता रहे, ऊपर शुरू किया था इन्होंने, इंट्रोड्यूस किससे किया था, रिकॉग्निशन से। देखो मैं इसको क्लियर करके फिर बताता हूँ। यहाँ इन्होंने कहा कि विजुअल रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स स्टोरिंग रिट्राइविंग ऑफ मेमोरीज, ये इन्होंने शुरुआत किया। अब यहाँ साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट का स्कूल दिया हुआ है, और दूसरा यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा कि कंट्रोवर्सी इस बात की है कि क्या ये पहचानने की प्रक्रिया एक राउंड में हो जाती है या स्टेप बाय स्टेप कई प्रोसेस हैं। तो इसका मतलब ये पहला सेंटेंस हम किसको ले लेते हैं, आर को ले लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, मतलब S1 के बाद फर्स्ट है ये। उसके बाद क्या लगा दें, उसके बाद हम पी लगा सकते हैं, क्योंकि वो गेस्टाल्ट वादियों की बात हो रही है ना, तो इसी बात को वो एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये कैसा प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है या मल्टी स्टेप प्रोसेस है। उसी को तो गेस्टाल्ट वादियों ने कहा था कि उसमें कई चीज़ें होती हैं, आंखें देखती हैं, फिर दिमाग में उसकी इमेज का ये बनता है, फिर ये सब सारा प्रोसेस उन्होंने बताया। ठीक है, इसी के बाद वो एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रोसेस को। प्रोसेस वाला आई थिंक किस में था, पी में था, तो आर के बाद हम क्या लगा लेते हैं, पी लगा लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ लिखा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एनकाउंटर्ड। अब ऑब्जेक्ट, वहाँ पर भी अभी बात आई थी ना कि हम होल ऑब्जेक्ट के रूप में पहचानते हैं, उसको टुकड़े में नहीं पहचानते हैं, है कि नहीं। तो ये जो एस वाला है वो किसके बाद आएगा, जो ऑब्जेक्ट की बात आई थी वो किस में आई थी, वो क्यू में आई थी, तो क्यू के बाद क्या लगा देते हैं, हम एस लगा देते हैं। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एनकाउंटर्ड अगेन, जब उसी ऑब्जेक्ट को हम दोबारा देखते हैं, तो इट इज मैच्ड विद द इंटरनल रिकॉग्निशन एंड देयर बाय रिकॉग्नाइज्ड। वो इंटरनल रिकॉग्निशन से मैच कराई जाती है और इस तरह से वो पहचान ली जाएगी। अब यही लिखा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, अब यहाँ इंटरनल रिकॉग्निशन आई थी, यहाँ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो एस के लास्ट में हम 6 वाला क्वेश्चन रख सकते हैं, तो एस के बाद ये 6 वाला भी कनेक्ट हो रहा है। तो मुझे तो ये सीधा सीधा लगता है RPQS लगा दें। ठीक है, RPQS लगा देंगे तो ये पहला वाला आंसर हो गया। ठीक है, RPQS लगा हमारा, ये पूरा हमारा क्या कहते हैं सीरियल बन गया पैराग्राफ का। ठीक, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। ठीक है, ये कौन सा दिन था, आज था 19 फरवरी। ठीक है, आज 19 फरवरी, मतलब आज की नहीं, पेपर की डेट बता दें, आज है 19 फरवरी 2021, और ये कौन सी शिफ्ट है, शिफ्ट थी आज 3rd। ठीक है, तो 6 सेट हम लोग लगा चुके हैं, 3 सेट और बचे हुए हैं। तो ये सेशन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, देखिए ज़रूरी नहीं कि आप IB का एग्ज़ाम दें तभी इसको देखें, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि लेवल करीब करीब वही है। हाँ, इसमें क्लोज टेस्ट नहीं पूछा जा रहा है, तो क्या करना है, कोई एरर और अरेंजमेंट इन सब की तो प्रैक्टिस मिल ही रही है, तो इसको देखते रहिए।
कुछ भी अंग्रेजी में कुछ भी किसी भी चीज़ का पेपर सॉल्व हो रहा हो आप लगा लिया करिए, ठीक है। लेवल भी करीब करीब वही है, IB का पेपर है तो लेवल गिरा नहीं रहे, एक आध क्वेश्चन भले सरल सरल आ जा रहा होगा, ठीक है। तो इन सेशंस पर आप अपनी राय दीजिएगा और आपके दोस्त जो IB की तैयारी कर रहे हो या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये शेयर करिएगा। फिर 3 सेट हम लोगों का बचा हुआ है, उसको लेकर के हम लोग नेक्स्ट कल मिलते हैं। और उसका स्टेनो वाला तैयार हो चुका है PDF, तो उसको बस बना रहे हैं उसको भी। उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होता तुरंत अगले दिन उसका शुरू कर देंगे बेटा, 2-3 दिन और वेट कर लो आप लोग। चलिए, तो ये सेशन इसी बात के साथ यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और आप लोगों को आज क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं और नए साल की भी बस शुभकामनाएं शुरू होने ही जा रही हैं। बस एक हफ्ता बचा है, नया साल शुरू हो जाएगा। और भगवान करे कि नए साल में आप सब लोगों की नौकरी लग जाए और सब लोगों की शादी भी हो जाए। नौकरी लगने के बाद तो यही सब होना है ना। हाँ, तो जल्दी नौकरी लगेगी, जल्दी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो 2024 में अब सब लोगों को भगवान क्या करें, नौकरी दे दें। सबका जीवन सुखी रहे, सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।